Hello friends, welcome to the part 3 of your favorite series The Future Lover. But before we continue the series, do not forget to like the video and subscribe to my channel. पार्ट 3 के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं लू को, जो इस वक्त अपने सामने खड़ी सॉन्ग से कह रहा था कि अब तुम्हें किसी बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। इनफैक्ट तुम्हें मिस्टर मान के बारे में भी परेशान नहीं होना चाहिए। सॉन्ग जब उससे इस सब बातों की वजह पूछती है तो वो बताने लगा कि एक्चुअली मैंने मिस्टर मान को कत्ल कर दिया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसने हमेशा से तुम्हें बुली किया। जिस पर वो पूछने लगी कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है? तुम कैसे किसी को कत्ल कर सकते हो? और मैंने तुम्हें कभी भी नहीं कहा कि मिस्टर मान को कत्ल कर दो या उन्होंने मुझे परेशान किया है। लेकिन लू से कहता है कि मुझे तुम्हारी परेशानी समझने के लिए तुम्हारे कहने की जरूरत नहीं है, और रही बात हम दोनों की तो अब हम हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर जियान और जियांग आ जाते हैं, जिनको आता देखकर लू सॉन्ग को अपने सामने करते हुए कहने लगा कि अगर तुम में से किसी ने भी कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की तो मैं इसको नीचे गिरा दूंगा। सॉन्ग विस्पर करते हुए कहने लगी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम मुझे कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाओगे। जिस पर लू कहने लगा कि हाँ, तुम्हें नुकसान पहुँचाने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। फिलहाल तो मैं सिर्फ इनकी अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता हूँ, और इसके साथ ही वो सुसाइड कर लेता है। इस सब पर यकीन करना सॉन्ग के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। तभी वो नीचे आकर लू को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो पूरी तरह से बेहोश था। सीन शिफ्ट होता है तो हम सॉन्ग को देखते हैं, जो इस वक्त जियांग के साथ हॉस्पिटल में मौजूद थी। तभी डॉक्टर आकर कहने लगे कि अगर आप चाहें तो लू को एक दफा आखिरी बार देख सकते हैं। सॉन्ग जियांग को बताती है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि लू मुझे इस हद तक पसंद करता होगा। काश उसने एक दफा अपनी फीलिंग्स खुल के एक्सप्रेस की होती। जियांग उसे यकीन दिलाती है कि कुछ भी हो जाए, मैं और जियान हमेशा तुम्हारा साथ देंगे, और हमारे होते हुए तुम कभी भी खुद को अकेले मत समझना। सॉन्ग लू को देखने के लिए अंदर जाती है, लेकिन लू को इस हालत में देखना बिल्कुल भी आसान नहीं था। तभी वो कहने लगी, लू मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, और लू के साथ गुजारे हुए अच्छे मोमेंट्स उसे रह रहकर याद आ रहे थे। जबकि दूसरी तरफ जियान भी हॉस्पिटल पहुंच चुका था, जिसको आता देखकर जियांग उससे पूछती है कि तुम्हें पूरा यकीन है कि लू सिर्फ सॉन्ग का बदला लेने के लिए ये सब कर रहा था? जिस पर वो कहने लगा कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जियांग उससे पूछने लगी कि आखिर तुम लू के बारे में इतना सब कैसे जानते हो? इतने में वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है, जो उसे जियांग के साथ देख चुकी थी। तभी वो दोनों वहाँ से भाग गए। काफी देर तक भागते रहने के बाद जब वो दोनों एक जगह रुक जाते हैं, तभी जियांग उससे पूछने लगी, मेरी मॉम को कैसे पता चला कि हम दोनों इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद हैं? जिस पर जियांग कहने लगा, मुझे लगता है कि वो मेरा पीछा कर रही थी। इतने में जियांग को अपनी मॉम की नंबर से कुछ पिक्चर्स रिसीव होती हैं। एक्चुअली ये वही पिक्चर्स थी जिनको लेकर मान हमेशा उसे ब्लैकमेल किया करता था। तभी वो जियान से कहने लगी, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, प्लीज जियान मुझे यहाँ से ले चलो, अब यहाँ पर रहना मेरे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं। प्लीज आगे बढ़ती है तो हम मिसेस क्वीन को देखते हैं, जो इस वक्त काफी गुस्से में थी और अपने गार्ड से कह रही थी कि मैं तुम लोगों को फालतू में पाले जा रही हूँ, तुम लोग मेरे किसी काम के नहीं। तभी उनकी सेक्रेटरी उनके पास आकर कहने लगी कि आपको ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि वो दोनों या तो किसी होटल में होंगे या किसी इन में। इसके जवाब में मिसेस क्वीन कहने लगी, मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि मुझे वो दोनों चाहिए हर हालत में, चाहे जिंदा हो या मुर्दा। जबकि दूसरी तरफ हम जियान और जियांग को देखते हैं, जो इस वक्त होटल में चेक इन कर रहे थे। उनसे आईडी कार्ड्स मांगे जाते हैं, लेकिन उन दोनों के पास आईडी कार्ड्स नहीं थे। तभी उनसे ज्यादा पेमेंट ली गई, लेकिन उन्हें रूम मिल जाता है। कुछ ही देर में वो दोनों रूम में मौजूद थे तो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे थे। तभी जियान कहने लगा कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं काउच पर सो जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में वो दोनों टेरेस पर मौजूद थे। तभी जियांग जियान से पूछने लगी कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम पास में जाकर चीजों को चेंज कर सकते हो? तुम्हारे पास ये पावर कहाँ से आई? तभी जियान उसे अपनी इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर के बारे में एक्सप्लेन करता है। फ्लैशबैक के थ्रू हम जियान को देखते हैं, जो इस वक्त अपना काम करते हुए सोच रहा था, काश मैं पास में जा सकता। अगर मेरे पास पावर होती तो मैं अपने पास में जाकर उन सारी चीजों को चेंज कर देता, जो कभी करने की मुझ में हिम्मत नहीं हो सकी। अभी वो सोच ही रहा था कि लाइट चली जाती है। तभी अपने काम के लिए उसे रोशनी चाहिए थी, इसलिए वो कैंडल जला लेता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में मौजूद पेज जल गया। लेकिन अचानक से आज का दिन खत्म हो गया। एक दफा फिर उसका पेज जल जाता है, जिससे उसको रियलाइज होता है कि अपने पेज को जलाने से वो पास्ट में जा सकता है। अभी वो जियांग को बताता है कि उस दिन के बाद से मैं पास्ट में जाकर उन चीजों को ठीक कर सकता हूँ जो मैं सही वक्त पर ना कर पाया। जियांग उसे पूछी है कि क्या तुम मुझे पहले से जानते थे? जिस पर वो कहने लगा कि हाँ, मैं तुम्हें बचपन से जानता था। जिस पर जियांग पूछती है कि तुम मुझे कैसे जानते थे, जबकि मैं तो तुम्हें पहचानती भी नहीं। तभी वो बताने लगा कि हम दोनों एक ही ऑर्फनेज में पले बड़े थे। जियांग कहने लगी, इसका मतलब है कि तुम वही जियान हो जो बचपन में मेरा बहुत अच्छा दोस्त रह चुका था। तभी जियांग कहने लगा कि हाँ, मैं वही जियान हूँ जो हमेशा तुम्हारे साथ रहा करता था। तुम हमेशा से मेरे दिल के बहुत करीब थी, लेकिन मिसेस क्वीन ने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया, उसके बाद हमारी कभी भी मुलाकात नहीं हो सकी। तभी वो पूछने लगी कि अगर तुम वही हो तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कम से कम तुम्हें मुझे इतना तो बताना चाहिए था कि हम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। जिस पर जियान कहने लगा, एक्चुअली मैं बताना चाहता था, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं बनी।
लेकिन अब जियांग की उम्मीदें बढ़ती जा रही थी। तभी वो कहने लगी कि तुम हमेशा मेरी इतनी केयर क्यों करते हो, जिस पर वो कहने लगा तुम मेरी बचपन की फ्रेंड हो, इसलिए मुझे तुम्हारी केयर करना अच्छा लगता है। जियांग जो कुछ स्पेशल सुनने के मूड में थी, ये सुनते ही उसका मूड खराब हो गया। तभी वो जियांग के करीब आते हुए उसे किस करने लगी, जिस पर जियांग अच्छा खासा शॉक हो गया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, लेकिन इस शॉक से निकलने के लिए उसे बस कुछ ही देर लगी थी। तभी वो आगे बढ़ते हुए जियांग को पैशनेटली किस करने लगा। एक दूसरे को डीपली किस करते हुए वो दोनों रूम में चले आते हैं, जहाँ पर वो करीब से करीब तर होते जा रहे थे। लेकिन तभी जियांग को रियलाइज होता है कि शायद वो अपनी हद से आगे निकलने वाला है। तभी वो जियांग से कहने लगा, मुझे लगता है कि मुझे कुछ स्पेस मिलनी चाहिए। तभी वो रूम से बाहर आता है तो देखता है कि मिसेस क्वीन के आदमी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। वो वापस आकर जियांग को अपने साथ बाहर ले गया। काफी देर तक वो दोनों उनके गार्ड से बचने की कोशिश में भागते रहे। तभी उनकी टक्कर एक गाड़ी से हो जाती है। जियांग को बचाने के चक्कर में जियांग खुद गाड़ी से एक्सीडेंट के बाद बेहोश हो गया। वो जियांग को देखने के लिए उसके पास आती है। तभी मिसेस क्वीन के गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। कुछ ही देर में वो मिसेस क्वीन के सामने मौजूद थी और उनसे गिड़गिड़ाते हुए कह रही थी कि प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज मॉम, आपने हमेशा मुझे अपनी बेटी कहा है, प्लीज मुझे जाने दे। अगर आज मैंने जियांग को ना देख लिया तो शायद मैं कभी भी जी नहीं पाऊंगी। जिस पर वो कहने लगी कि तुम्हें क्या हो गया है जियांग, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे हाथों में पली हुई जियांग इस हद तक जा सकती है। किसी के होने या ना होने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम क्यों किसी और के लिए मुझसे रिक्वेस्ट कर रही हो? हम दोनों सेफ हैं, इससे ज्यादा कुछ भी मैटर नहीं करता। जिस पर वो कहने लगी कि प्लीज मॉम ऐसी बातें मत कर रहे, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो नहीं रहा तो मैं कभी भी जी नहीं पाऊंगी। तभी उन लोगों को बताया जाता है कि जियांग की डेथ हो गई है और ये सुनते ही जियांग बेहोश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है तो हम जियांग को देखते हैं, जिसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में मौजूद थी। तभी उसे मिलने के लिए सॉन्ग आती है, जो उसे कहने लगी कि मुझे सब पता चल गया है। मुझे पता है कि ये सब बर्दाश्त करना बिल्कुल भी आसान नहीं, क्योंकि मैं खुद इस सदमे से गुजर चुकी हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम हमेशा जियांग के साथ एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहती थी। इसके साथ ही वो जियांग की डायरी जियांग को देते हुए कहने लगी कि ये डायरी मुझे उसने खुद दी थी और वो चाहता था मैं ये डायरी उस इंसान को दूं जो उसके दिल के सबसे ज्यादा करीब हो। जबकि दूसरी तरफ मिसेस क्वीन की सेक्रेटरी ने बताती है कि जियांग से मिलने के लिए उसकी फ्रेंड आई थी, जिस पर वो डांटते हुए कहने लगी कि इसके बाद जियांग को किसी से भी मिलने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। वापिस आते हैं जियांग की तरफ, जो अब जियांग की डायरी पढ़ रही थी, जिसमें उसने लिखा था कि 2013 में मैंने पहली दफा 10 साल बाद जियांग को दोबारा से देखा था। तब वो अपने आप में मगन जा रही थी और उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसके सामने उसके बचपन का दोस्त खड़ा है। लेकिन उसको देखते ही दोबारा से मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। उसको देखते ही मुझे रियलाइज हुआ कि उसके जाने के बाद मेरी लाइफ कितनी बेरंग हो चुकी है और अगर मैं अपनी लाइफ को कलरफुल बनाना चाहता हूँ तो मेरी लाइफ में जियांग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। होते होते जियान उस पेज तक आ जाती है जहाँ पर जियांग की डेथ हो चुकी थी। तभी उसे याद आता है कि जियांग ने उसे बताया था कि किसी भी दिन को अपनी जिंदगी से निकालने के लिए हमें उसके पेज को फाड़ना पड़ता है। तभी वो उसके पेज को फाड़कर जला देती है और उसे रियलाइज होता है कि अब वो वाकई अपनी लाइफ में पीछे जा चुकी है, जहाँ पर उसको गुंडों से बचाने के लिए एक दफा फिर जियान आ चुका था। जियान जियांग को बचाता है, तभी वो गुंडा वहाँ से भाग गया। उसके बाद जियांग उसके पास आकर कहने लगी कि मुझे बचाने के लिए थैंक्स। तभी जियान उसे पूछने लगा कि क्या तुम मुझे जानती हो? जिस पर जियांग खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहने लगी कि एक्चुअली हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स रह चुके हैं और हम दोनों एक ही ऑर्फनेज में पले बड़े हैं। और ये सुनते ही जियान कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ। एक दूसरे को दोबारा से मिलकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। तभी जियान कहने लगा मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को वीचैट पर ऐड करना चाहिए और यूं वो दोनों एक दूसरे को ऐड कर लेते हैं। वहाँ से जाने से पहले जियांग कहने लगी मुझे लगता है कि तुमने आज मुझे बहुत मुश्किल में हेल्प की है और इसी खुशी में मैं तुम्हें कल ट्रीट देना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे मिलना पसंद करोगे? इसके जवाब में वो कहने लगा कि हाँ, मैं तुमसे जरूर मिलना चाहूंगा। मैं तुम्हें वीचैट पर मैसेज करूंगा और हम पूरा प्लान डिस्कस करेंगे। सीरीज आगे बढ़ती है तो हम जियांग और जियांग की कॉन्वर्सेशन को देखते हैं, जिनकी लंबी बातें जारी थी और दोनों ही एक दूसरे से मिलने के बाद बहुत ज्यादा खुश थे। सीरीज आगे बढ़ती है तो हम जियांग को देखते हैं, जो इस वक्त बास्केटबॉल खेलने के लिए आया था। तभी लू उसके पास आकर बैठ जाता है, जिसको पानी ऑफर करने के बाद जियांग उसे कहने लगा मुझे लगता है कि हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। इसके जवाब में लू कहने लगा कि देखो ये कितना अच्छा कोइंसिडेंट है, मुझे लगता है कि हम दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है। और यूं वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन गए। सीन शिफ्ट होता है तो जियांग जियांग से मिलने के लिए पहुंच चुका था। उसको देखते ही जियांग कहने लगी मुझे लगता है कि तुमने मुझे इम्प्रेस करने के लिए अच्छी ड्रेसिंग की है, लेकिन तुम सच में अच्छे लग रहे हो। अपनी तारीफ सुनने के बाद जियांग काफी खुश हो गया। तभी उनकी नजर सॉन्ग पर पड़ती है, जिसे इस वक्त किडनैप किया जा रहा था। तभी वो उन दोनों का पीछा करने लगे। उन्हें सॉन्ग तक पहुंचने में बस कुछ ही देर लगी। तभी उन्हें रियलाइज होता है कि सॉन्ग को किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उसके स्टेप डैड मिस्टर मान थे।
सॉन्ग को बचाने पर जियांग काफी रिलैक्स फील करने लगी। तभी उसकी नजर सॉन्ग की बॉडी पर मौजूद काफी सारे ब्रूसेस पर पड़ती है, लेकिन सॉन्ग इस बात को रिवील नहीं करना चाहती थी। जबकि जियान मिस्टर मान को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में था और उन्हें बुरी तरह से मार रहा था। तभी वो कहने लगा, देखो तुम दोनों मुझे गलत समझ रहे हो, मैं सिर्फ अपनी बेटी को एक अच्छा सबक सिखाना चाहता था। वो मेरी बेटी है और मैं सिर्फ उसको सीधे रास्ते पर लाना चाहता था। मैं उसे किडनैप करके कोई गलत काम नहीं करना चाहता था, इसलिए प्लीज मुझे किडनैपर की तरह डील करना बंद करो। एपिसोड नंबर 17 के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं जियान और जियांग को, जो कि इस बात पर काफी सेटिस्फाइड थे कि उन्होंने सॉन्ग को उसके डैड की ब्रुटैलिटी से बचा लिया। तभी वहाँ पर सॉन्ग और लू आ जाते हैं। जियान को देखते ही लू काफी खुश हो जाता है। तभी जियांग पूछती है कि क्या तुम हॉस्टल जा रही हो, जिस पर सॉन्ग कहने लगी कि एक्चुअली मैं हॉस्टल की तरफ ही जा रही थी। जियांग सॉन्ग से लू के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताने लगी कि एक्चुअली हम दोनों बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं। जिस पर वो कहने लगी कि इतना हैंडसम लड़का और सिर्फ तुम्हारा फ्रेंड है, मुझे लगता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड होना चाहिए। जियांग की ये बात सुनकर जियांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था और वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगा था, जबकि खुद सॉन्ग भी शर्मा कर रह गई। जियांग सॉन्ग के साथ कल की क्लासेस को डिस्कस करती है, जिस पर सॉन्ग कहने लगी कि हाँ बहुत जल्द हमारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और मुझे लगता है कि अब हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। जियांग सॉन्ग को अपने साथ हॉस्टल चलने के लिए कहती है। तभी वो दोनों वहाँ से चली गई, लेकिन उनके जाने के बाद भी जियांग का मूड अच्छा खासा खराब था। लेकिन रू से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही हॉस्टल जाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है तो हम जियांग को देखते हैं, जो इस वक्त जियांग के साथ आउटिंग पर आया था। तभी वो जियांग से कहने लगा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा तुमने कल जिस तरह लू के सामने उसकी तारीफ की। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि किसी की हैंडसम पर्सनैलिटी तुम्हें इतनी इम्प्रेस करती होगी। जिस पर जियांग हंसते हुए कहने लगी कि क्या तुम जेलस फील कर रहे हो। तभी वो कहने लगा कि जेलस होने का तो सवाल भी पैदा नहीं होता। तभी जियांग उसे समझाती है कि वो लू को सिर्फ ऐसा फ्रेंड देखती है और वो किसी की भी पर्सनैलिटी से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होती। इसके साथ ही जियांग को अपने कुछ पिक्चर्स क्लिक करने के लिए कहती है। वो पोसेस बना रही थी, जबकि जियांग को उसमें बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। जबकि दूसरी तरफ हम मिसेस क्वीन को देखते हैं, जिनकी सेक्रेटरी उन्हें बताती है कि किस तरह जियांग ने अपनी फ्रेंड को डोमेस्टिक वायलेंस से बचाया, जिस पर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो अपनी सेक्रेटरी से कहने लगी, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा है जियांग ऐसे फ्रेंड्स के साथ रहती है जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया जाए। मैं उसको बिल्कुल भी ऐसी कंपनी में रहने नहीं दूंगी। सीरीज आगे बढ़ती है तो हम जियांग को देखते हैं, जो इस वक्त जियांग के पास आ रहा था। तभी एक लड़की उसका रास्ता रोकती है और उसे कहने लगी, मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। जियांग की नजर जियान पर पड़ती है तो वो इस वक्त एक लड़की के साथ अपना फोन स्कैन करने में बिजी था, जिस पर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कुछ ही देर में जियान उसके पास आ जाता है। वो जियांग को ड्रिंक ऑफर करता है तो वो गुस्से में कहने लगी कि अब मेरी प्यास मर चुकी है, मुझे तुम्हारे पानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जिस पर जियान पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों खराब है। जिसके जवाब में जियांग कहने लगी कि मेरा मूड बिल्कुल भी खराब नहीं है और न ही मैं यहाँ पर अपना मूड खराब करने के लिए आई हूँ, लेकिन तुम जो करते फिर रहे हो तुम्हें उस पर नजर रखनी चाहिए। जियांग का मूड ठीक होता है, इससे पहले ही वहाँ पर वो लड़की दोबारा से आ जाती है, जो जियान को देखते हुए कहने लगी कि मैं तुम्हें ये छोटा सा आइटम देना चाहती थी। उसके जाने के बाद जियान वही आइटम जियांग को देने लगा, लेकिन जियांग उसे एक्सेप्ट नहीं करती और कहने लगी कि ये गिफ्ट वो लड़की तुम्हारे लिए लाई है, तुम किसी और का लाया हुआ गिफ्ट मुझे कैसे दे सकते हो। मुझे लगता है कि तुम्हें इसे खुद संभाल कर रखना चाहिए। जियांग की इस बात पर जियान अच्छा खासा कंफ्यूज हो चुका था। तभी वो कहने लगा, मुझे समझ नहीं आ रही कि तुमने क्यों अपना मूड खराब कर लिया है और तुम किस बारे में बात कर रही हो। इस पर जियांग कहने लगी कि तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हारे साथ आउटिंग पर आई हूँ, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी तवज्जो मुझ पर कम और किसी और लड़की पर ज्यादा है। मैंने खुद तुम्हें उस लड़की से बात करते हुए देखा, पता नहीं तुम्हारी बचपन की सहेली कहाँ से निकल कर आ गई। जिस पर जियान कहने लगा कि देखो तुम जैसे सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है और न ही वो लड़की मेरी फ्रेंड है। लेकिन जियांग बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हुई थी और कहने लगी कि झूठ मत बोलो, मैंने खुद तुम्हें उस लड़की को अपने साथ वीचैट पर ऐड करते हुए देखा था। तभी वो बताने लगा कि एक्चुअली वो लड़की मेरी फ्रेंड नहीं बल्कि वो कुछ प्रोडक्ट सेल कर रही थी। उसकी प्रोडक्ट्स मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा क्यों ना उनमें से कुछ आइटम तुम्हारे लिए खरीद ली जाए, और उसे पेमेंट करने के लिए ही मैं उसके फोन को स्कैन कर रहा था। मैंने उसे बिल्कुल भी वीचैट पर ऐड नहीं किया। लेकिन जियांग का गुस्सा बिल्कुल भी ठंडा नहीं हुआ था। तभी वो उस आइटम को जोर से जमीन पर फेंक देती है। इतने में उसको रियलाइज होता है कि जियांग की कही हुई बातें सच हैं। एक्चुअली वो उस लड़की को पेमेंट ही कर रहा था, इसीलिए वो उस आइटम को उठाने के लिए आगे बढ़ती है और जमीन से उठाने लगी। लेकिन वो जमीन से उस आइटम को उठाती इससे पहले ही उसकी नजर अपने सामने खड़ी मिसेस क्वीन पर पड़ती है, जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में थी। मिसेस क्वीन को देखते ही जियांग का रंग फक से उड़ गया और वो अच्छे से जानती थी कि अब एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। और इसके साथ ही हमारी जबरदस्ती सीरीज का ये पार्ट अपने एंड को पहुंचा। लेकिन अगर यहाँ तक पहुंच चुके हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी जबरदस्त चाइनीज सीरीज के लिए स्टे ट्यून।